हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें और जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आप अशोक की भांति इस सृष्टि में, इस दृष्टि में और इस संसार में अमर हो जाए, लोग आपका नाम याद रखें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन कला संस्कृति की और इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में हमने देखा कि स्तंभ लेखों की हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा जो मिली वो ईरानी शासक डोरियस प्रथम से मिली। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपके सामने जब डायग्रामेटिक रूप में इसको प्रस्तुत किया तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रतीत हो गया होगा कि यार ये लोग जो है ना, ये फालतू की फेंकालोजी कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे बड़ा कारण है। ईरानी स्तंभों की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, भारतीय स्तंभों की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत ध्रुव है, एक दूसरे के विपरीत ध्रुव है। और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में मैं दोनों का कंपैरिजन करवाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा चीजें। हालांकि मैं समझा के चला गया था आप लोगों को कि किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हम मौर्यकालीन स्तंभ लेखों के में देखिएगा, ध्यान दें, मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं भारतीय, है ना, या बोले तो अशोक के स्तंभ, है ना, भारतीय या अशोक के स्तंभ। और दूसरी तरफ मैं सामने लिख रहा हूं आपके ईरानी स्तंभ। क्या चीज है? ईरानी स्तंभ। ईरानी स्तंभ, दोनों में क्या फर्क है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी जो हाल ही में पिछला, यदि आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा करके देखते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया गया। आरएस के पेपर में यहां से बहुत बार प्रश्न आता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो ये फेवरेट प्रश्न ही बनता है, यूपीएससी का ये फेवरेट प्रश्न है कि दोनों का कंपैरिजन करवाते हुए कि अशोक के स्तंभ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें या सत्य कथन का चयन करें। इस प्रकार का आपका प्रश्न बनता है तो बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। हालांकि मैं आपको चीजें सारी समझा चुका हूं, केवल मुझे लिखना ही है। तो देखिए बेटा जी, एक तो एक चीज और ध्यान रखें, स्पीड से पढ़ाना और नहीं पढ़ाना, ये बेटा आपका मैटर होता ही नहीं है ना। मेरा प्रयास ये रहता है हमेशा कक्षा में कि हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत ज्यादा विद्वान हो और हो सकता है कि कई मेरी तरह बिल्कुल मूर्ख हो, कुछ समझ में आता ही नहीं हो, मेरी तरह बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कक्षा के सबसे कमजोर बालक को लेकर के साथ में चला जाए, कक्षा के सबसे कमजोर बच्चे को लेकर के साथ में यदि चलेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी। अच्छा, दूसरी चीज, उत्कर्ष ऐप में बेटा आपके पास इतना बढ़िया फीचर है जो हिंदुस्तान के किसी भी ऐप में नहीं है। कौन सा? स्पीड बढ़ाने का। जब क्लास खत्म हो जाती है तो उसको 1.5 पे करके देख लो, 1.75 पे करके देख लो और 2 की स्पीड से भी देख सकते हो। आगे बात समझ क्लियर है ना। तो क्योंकि उत्कर्ष एक परिवार है ना, उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, उत्कर्ष एक परिवार है। तो परिवार में हमेशा ये होता है कि परिवार को, संपूर्ण परिवार को साथ में लेकर के चलें, तब तो वो परिवार है। और यदि कोई भी परिवार का एक भी सदस्य पीछे छूटा तो फिर मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। तो हमारा प्रयास यही रहता कि हमारे परिवार का प्रत्येक, आप में से जो भी मेरे भाई बहन सब देख रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति साथ में चले,
है ना, एक एक चीज़ों। तो जैसे किसी एक बहन का मैं मैसेज देख रहा था, कमेंट देख रहा था कि सर थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तो बेटा जी मेरी प्यारी बहन उसमें स्पीड दिया हुआ है ना, तो वो स्पीड बढ़ा सकते हो आप, है ना, ठीक है। आगे बात समझ। खैर देखिएगा, भारतीय स्तंभों की बात करते हैं, ईरानी स्तंभों की बात करते हैं। भारतीय स्तंभों की मैंने आपको चर्चा की, मैंने आपको कहा कि भारतीय स्तंभ जो है सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, एकास्मक है। कैसे है, एकास्मक है, पूरा का पूरा एक ही पत्थर है, ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर है। इस एक ही पत्थर के ऊपर बहुत बिल्कुल सपाट सा है, सीधा सा, सुंदर सा। कैसा है, चलो मैं दिखाई देता हूं। ये देखिएगा, ये भारतीय स्तंभ लेख है, ये भारतीय स्तंभ है। इन स्तंभों के ऊपर लिखे गए ना, इसलिए क्या कहलाता है बेटा, ये स्तंभ लेख। आगे बात समझ क्लियर है। और मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, देखो पूरा का पूरा सपाट है, एकास्मक है, एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया। ये देखो, एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये लघु स्तंभ लेख है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, जो कि प्रयाग से मिला है। इस प्रकार से, है ना, ये पूरा का पूरा एक ही है ना। अब देखो हो गई बात, क्लियर हो गई ना। तो पूरा का पूरा एकास्मक है, पूरा का पूरा एकास्मक है, एक सपाट है पूरा, है ना, एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यदि इधर बात करते हैं ईरानी, तो ईरानी जो स्तंभ लेख है वो नालीदार है। कैसे है, नालीदार है, मतलब टुकड़े जोड़ करके बनाए गए हैं, नालीदार है। कैसे हैं, नालीदार है। कैसे है बेटा जी, नालीदार। नालीदार भी कैसे, टुकड़े जोड़ करके इनका निर्माण करवाएगा, टुकड़े जोड़कर, टुकड़े जोड़कर। पहली तो ये सबसे बड़ी बात है भाई। तो अब मुझे बताओ, यदि अशोक इनकी नकल करता तो कुछ ऐसा काम नहीं करता क्या। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, ध्यान से सुनना। नंबर 2, यदि हम बात करते हैं तो यहां जब भारतीय स्तंभ लेखों की बात करते हैं तो ऊपर जो है वो कोई ना कोई पशु की मूर्ति मिलती है आपको। क्या है, पशु मूर्ति। ज्यादातर पर सिंह है, लेकिन इसके अलावा भी बैल भी मिलता है, हाथी भी मिलता है, हंस सूखते हुए मोती भी है फलक के ऊपर। पशु मूर्ति मिलती है आपको कहां पर, फलक पर पशु मूर्ति है। फलक पर क्या है बेटा जी, पशु मूर्ति है। और यदि हम ईरानियों की बात करते हैं तो ईरानी वालों के ऊपर क्या है बेटा जी, फलक पर मानव मूर्ति है, मानव मूर्ति है। फलक पर क्या है बेटा जी, मानव मूर्ति है, ये बात याद रखना। तो है ना अलग, आगे बात समझ। फिर यदि हम बात करते हैं तो भारतीयों की सबसे बड़ी बात क्या, अरे भारतीय लोग किसी का अधीन है क्या, उनको सहारे की जरूरत चाहिए है क्या, नहीं है। तो एक चीज तो और ध्यान रखिएगा कि भारतीय जो है वो स्वतंत्र अवस्था में खड़े हैं, धरातल के ऊपर है, बिल्कुल जो है कैसे टिके हुए हैं, धरातल पर टिके हुए हैं। ये देखो, आप इसको देखिए, पूरा का पूरा एक जैसा ही है ये, है ना, पूरा क्या है बेटा, धरातल के ऊपर है, कोई मेदी नहीं है, कोई चबूतरा नहीं है, ठीक है। तो भारतीय जो है वो स्वतंत्र हैं, भारतीय हैं वो कैसे हैं बेटा जी, स्वतंत्र हैं, ये बात याद रखना, बिना किसी मेदी के, बिना किसी चबूतरे के। फिर नीचे ये वाला भाग देखो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवांगमुखी कमल। पहली बात, फलक के ऊपर कोई ना कोई पशु मूर्ति का अंकन है, एकास्मक है, पूरे के पूरे एक ही पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया। दूसरी बात क्या, अवांगमुखी कमल है, ये उल्टा कमल है, इनवर्स लोटस, है ना, क्या है, उल्टा कमल है ये पूरा का पूरा। आ गई बात समझ में। और यदि हम बात करते हैं ईरानियों की, तो ईरानियों में ऐसा कोई भी कमल नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, अधोमुखी कमल है हमारे यहाँ पर इसमें क्या है, अधोमुखी कमल है। क्या है, अधोमुखी कमल, या फिर हम बोले अवांगमुखी कमल। अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी, या फिर हम बोलते हैं उल्टा, है ना, या फिर हम बोलते हैं अधोमुखी, अधोमुखी क्या है बेटा जी, कमल है।
और इधर यदि हम बात करते हैं तो यहां पर कमल नहीं है, कमल नहीं है, सीधे सीधे ही है वो। तो आगे बात समझ में क्लियर है। दूसरी, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात यदि हम करते हैं तो स्वतंत्र अवस्था पर है, स्वतंत्र अवस्था में है। कैसे है? स्वतंत्र अवस्था में है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या है? बिना मेधी या चबूतरे के, बिना मेधी या चबूतरे के। और इधर यदि हम बात करें, इधर यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो है वो मेधी या चबूतरे चौकी के ऊपर निर्मित है। ये वाले कौन किस पर है? मेधी पर निर्मित है, मेधी पर निर्मित है। किस पर निर्मित है बेटा? मेधी पर निर्मित है। इनको तो सारे की जरूरत है। अरे भारतीय लोग तो अपने आप में स्वतंत्र है क्या? इनको सारे की जरूरत है क्या? नहीं है। चौकी या मेधी के ऊपर निर्मित है। फिर यदि हम बात करें तो स्वतंत्र स्थानों पर लगाए गए हैं, स्वतंत्र स्थानों पर लगाए गए। भारतीय स्तंभ लेख तो जहां इच्छा हुई अशोक की वहां पर लगा दिए। जंगलों में भी मिलते हैं, शहरों में भी मिलते हैं, कहीं पर भी। लेकिन यदि इनकी बात करते हैं तो इन्होंने केवल और केवल राजमहल, राजप्रासादों में ही लगाए। कहां लगाए? राजप्रासादों में ही लगाए। राजप्रासाद का मतलब क्या होता है? राजमहल। क्या चीज? राजमहल। तो ये केवल और केवल कहां मिलता है? राजप्रासादों में लगाए गए हैं, राज प्रासादों में लगाए गए हैं। अब दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात क्या? देखो, नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ पतले हैं। भारतीय जो स्तंभ लेख हैं नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ क्या है? ज्यादातर पतले हैं। लेकिन यदि हम बात करें ईरानियों की तो नीचे से ऊपर एक समान है, नीचे से ऊपर एक समान है। लेकिन भारतीयों की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय वाले नीचे से चौड़े हैं और ऊपर की तरफ जाते जाते कुछ पतले हो जाते हैं। कुछ एक समान भी है और कुछ ऐसे हैं, लेकिन सम्मिश्रण है। ज्यादातर जो है वो आपको ऐसे मिलेंगे कि नीचे से चौड़े हैं, ऊपर की तरफ पतले हैं। फिर ऊपर क्या है? फलक है। क्योंकि नीचे का बेस यदि मजबूत है तो दीवार वो जो है ऊपर की चीजें अपने आप टिकी रहेंगी। इसलिए उन्होंने, भारतीय लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से लगाए ये, ताकि किसी भी बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि किसी बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे से चौड़े हैं, नीचे से चौड़े हैं। और यदि ये बात करें, इनकी बात यदि करते हैं तो ये एक समान है, एक समान है। एक समान कैसे? नीचे से ऊपर एक समान है, नीचे से ऊपर एक समान है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो अब देखो, ध्यान रखना कि ये इतनी सारी। अब मुझे एक भी बताओ कि जब हम भारतीयों की बात करते हैं, जब हम ईरानियों की बात करते हैं, तो क्या कोई भी एक भी ऐसी स्थिति है जहां पर मेल मिलाप हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों ने ईरानियों की नकल की? नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। इधर यदि हम बात करते हैं तो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में है। स्तंभ लेखों की यदि हम बात करते हैं तो स्तंभ लेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण मिलते हैं। जबकि इधर इनकी बात करते हैं लिपि की तो इनकी यूनानी लिपियां हैं, है ना? इसकी लिपियां क्या है? यूनानी। जैसे ग्रीक और आर्माइक वाली जो लिपि है वो इनकी क्या है? यहां पर लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब देखिएगा, स्तंभ लेखों की हम लोग बात कर लेते हैं। स्तंभ लेखों की जब हमने कैटेगरी बताई तो मैंने आपको कहा कुछ वृहद स्तंभ लेख हैं, कुछ लघु स्तंभ लेख हैं।
वृहद स्तंभ लेखों की यदि हम बात करते हैं तो वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी बेटा जी, याद रखना 7। कितने स्थानों से मिलते हैं? 6 स्थानों से मिलते हैं। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से हमें मिलते हैं वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख तो याद रखना कि अशोक के वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। वृहद स्तंभ लेख का मतलब 7 है, तो इसका मतलब लाइनें कितनी होगी? 7 लाइनें होगी। लाइनें कितनी है? 7 लाइनें। लेकिन 7 लाइनें समझ सभी पर नहीं है। अभी हम बात करेंगे कौन से पर 7 लाइनें पूरी मिलती है, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि 7 लाइनें मिलती है और कितने स्थान है? 6 स्थान है। कौन कौन से अभी हम बात करेंगे, जैसे दिल्ली टोपरा की बात करेंगे, दिल्ली मेरठ की बात करेंगे, ठीक है, रामपुरवा की बात करेंगे, हम बात करेंगे लोरिया अर्राज की, हम बात करेंगे लोरिया नंदनगढ़ की, हम बात करेंगे प्रयाग की। तो ये 6 स्थान है जहां से हमें अशोक के वृहद स्तंभ लेख मिलते हैं। अशोक के वृहद स्तंभ लेख हमें प्राप्त होते हैं। इस पर कुल लाइनों की संख्या यदि पूछ ली जाए तो 7। इसका मतलब वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। देखिएगा, यह केवल, याद रखिएगा पहली तो, यह केवल ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इनकी संख्या 7, जो कि निम्न 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। निम्न 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 6 स्थान हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। नंबर 1 यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है दिल्ली टोपरा। सबसे पहला आपका कौन सा आता है बेटा? दिल्ली टोपरा। देखो, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं, ये आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। कौन सा है बेटा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, पहली बात। अब यहां पर मैंने 2 नाम एक साथ बोले हैं, उसके पीछे भी कारण है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख आप जो सामने देख रहे हैं ना, वो कौन सा है? आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। अब यहां पर 2 चीजें याद ध्यान रखनी है। पहला जो शब्द है ये इसकी वर्तमान स्थिति को दिखाता है, और दूसरा जो शब्द है, जैसे मैंने दिल्ली टोपरा एक साथ लिखा है, दिल्ली टोपरा मैंने एक साथ लिखा, तो जो दूसरा शब्द है ये इसकी प्राचीन स्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी व्यक्ति ने इसको टोपरा, जो कि हरियाणा में है, टोपरा कहां पर है बेटा? हरियाणा में है, तो हरियाणा से ला करके इसको किसी न किसी व्यक्ति ने लगाया है। कहां लगाया है? दिल्ली में। कहां लगाया है? दिल्ली में लगाया है। और दिल्ली में ये जो आप नगर देख रहे हैं, ये जहां पर ये लगाया हुआ है, ये फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया सुंदर नगर, जिसे जिन्नों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्नों का शहर कहा जाता है, जिन का शहर, ठीक है। जिन, अलादीन और उसका चिराग, उसमें से जो जिन निकला था वो वाला जिन, ठीक है। तो याद रखना कि इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा हरियाणा से उखड़वा करके दिल्ली में लगवा दिया गया। क्या लगवा दिया गया? कहां पर लगवा दिया गया? दिल्ली में लगवा दिया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसका जो पहला शब्द है ये आपकी वर्तमान स्थिति को दिखाता है, और दूसरा जो इसका शब्द है वो इसकी प्राचीन स्थिति को दिखाता है। तो पहला आपका बेसिक प्रश्न यही बनता है कि कौन से स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में गढ़वाया। तो पहला तो एक तो याद रखना दिल्ली टोपरा, दूसरा याद रखना दिल्ली मेरठ।
मेरठ बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और मेरठ वाले स्तंभ को लेख को भी ला करके फिरोज शाह तुगलक ने कहां पर गड़वाया था? दिल्ली में। अब इसकी देखो महत्वपूर्ण बात क्या है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की यदि हम बात करते हैं बेटा जी, नंबर 1 है हमारा, नंबर 1। यदि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन से को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? दिल्ली टोपरा को। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर पूरी 7 लाइनें मिलती है। इस पर पूरी 7 लाइनें मिलती है। कितनी लाइन मिलती है? पूरी की पूरी 7 लाइन मिलती है। एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है ना? कैसा है बेटा? एकमात्र ऐसा है जिस पर पूरी की पूरी कितनी? 7 लाइनें मिलती है। बाकी पर कितनी लाइनें मिलती है? 6 लाइनें मिलती है। अब देखो लॉजिकल प्रश्न समझना यहां से। जब मैंने आपको अशोक का धम्म पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा कि अशोक के धम्म का उल्लेख अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। बताई थी ना मैंने बात। तो इसका मतलब आपसे पूछ लेगा कि अशोक के धम्म का उल्लेख कौन से पे मिलता है? तो दिल्ली टोपरा हो गया ना सीधा सीधा, क्योंकि पूरी की पूरी 7 लाइनें इसी के ऊपर मिलती है। पूरी की पूरी 7 लाइनें इसी के ऊपर मिलती है। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख से अशोक के धम्म की परिभाषा मिलती है, जो कि राहुलोवाद सूत्र से ली गई। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अशोक ने लिखा कि धम्म साधु, धम्म साधु, धम्म अच्छा है, कियम चे धम्मति, परंतु धम्म क्या है? और फिर वो उसका जवाब देते हुए क्या लिखता है बेटा जी? उसने कहा उपासिन्वे बहु कयाने, उपासिन्वे बहु कयाने, दया दाने सची सोचे, माधवे साधवे चे धम्मति। उपासिन्वे का मतलब क्या? पापों से मुक्ति, बहु कयाने बहुत से लोगों का कल्याण, दया दान, माधव साधव ने सच्ची सोचे, सत्यता और शुद्धता, और माधवे साधवे मधुरता और व्यवहार की साधुता ही क्या है? धम्म है। तो यहां पर धम्म की परिभाषा कहां पर मिलती है? इसी के ऊपर मिलती है। कौन लेके आया इसको? फिरोज शाह तुगलक लेके आया मध्यकालीन भारत में। कहां पर लेके आया? फिरोज शाह कोटला नगर, जो कि उसके द्वारा बसाया गया मध्यकालीन भारत के 7 प्रमुख नगरों में से एक नगर माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो पहला कौन सा? दिल्ली टोपरा, और दूसरा दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, इन दोनों को कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा नंबर 1 दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। दिल्ली ये इसकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, याद रखिएगा। और ये जो टोपरा मैंने आपके सामने लिखा है ये प्राचीन स्थिति है बेटा। इसका मतलब पहले तो कहां पर होता था? ये टोपरा हरियाणा में था, प्राचीन स्थिति। और वर्तमान में ये कहां पर है? दिल्ली में है। तो याद रखिएगा कि इसे फिरोज शाह तुगलक ने, इसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा हरियाणा से, टोपरा हरियाणा से लाकर दिल्ली में गड़वा दिया, दिल्ली में गड़वा दिया। कहां गड़वा दिया था? दिल्ली में गड़वा दिया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब महत्वपूर्ण बात इसमें क्या? एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है, एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख
जिस पर पूरी 7 लाइनें मिलती है, जिस पर पूरी 7 लाइन मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जो बाकी हैं उन अन्य बाकी पर कितनी लाइनें मिलेगी बेटा? आपको 6 लाइनें मिलेगी। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले पढ़ने में सफल कौन से में हुआ था? दिल्ली टॉप रहा, मैंने आपको बता दिया जेम्स प्रिसेप 1837। ये चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब दूसरी एक कुछ चीजें और ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा डिटेल बता रहा हूं लेकिन फिर भी समझ लेना इसको। जब इसको वहां पर गढ़वा दिया गया तो इसको देखो क्या क्या स्थानीय नाम दिया गया इसको। इसको कहा गया फिरोज शाह की लाट। क्या कहा गया इसको? फिरोज शाह की लाट। लठ है फिरोज शाह का ये। इसको क्या कह दिया गया? फिरोज शाह की लाट कह दिया गया। इसको देखो लठ की तरह दिख रहा ना। इसी को सुनहरी लाट कह दिया गया। क्या कहा गया इसको? सुनहरी लाट। सुनहरी लाट इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि इस पे चमकदार पॉलिश की गई है, चमकदार पॉलिश की गई है, जो अभी भी वैसी की वैसी उसी स्थिति में बिल्कुल चमकदार आपको प्रतीत होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसको सुनहरी लाट कहा जाता है, इसी को फिरोज शाह की लाट कहा जाता है, और इसी को बेटा जी याद रखना, इसी को याद रखना। क्या याद रखोगे? कि इसी को भीमसेन की लाट भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भीमसेन की लाट भी कहा जाता है। तो आपसे ये प्रश्न और बन सकता है, यदि यूपीएससी वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो इतना डिटेल में वहां पर आ सकता है। आपसे पूछ लेंगे कि अशोक के कौन से अभिलेख स्तंभ लेख को भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट या फिर फिरोज शाह की लाट के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि इसे सुनहरी लाट, सुनहरी लाट। दूसरा क्या बेटा? भीमसेन की लाट, भीमसेन की लाट व फिरोज शाह की लाट के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह की लाट के नाम से भी जाना जाता है। लाट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये बातें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकालीन भारत के दौरान इसको जो है ला करके कहां पर लगवाया था? फिरोज शाह कोटला नगर में इसको लगवा दिया। हमने पहले की बात कर ली। एकमात्र ऐसा है जिसके ऊपर पूरी की पूरी 7 लाइनें मिलती है। अशोक के धम्म का उल्लेख भी इसी स्तंभ लेख के ऊपर मिलता है। नंबर 2, दिल्ली मेरठ। नंबर 2 कौन सा है बेटा जी? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ। ठीक है, अब मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना कि पहले मेरठ में था उत्तर प्रदेश में, अब कहां पर है? दिल्ली। बस इसे मेरठ यूपी से, मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में गढ़वा दिया, दिल्ली में गढ़वा दिया। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए, तो ये आपके 2 हो गए हैं। ठीक है, अगली हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 3। केवल नाम याद रखना 3, 4 और 5। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों बिहार चंपारण में स्थित है। लोरिया अर्राज,
लोरिया, अरेराज। नंबर 4 लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। नंबर 5 रामपुरवा, रामपुरवा। याद रखना बेटा जी कि ये तीनों बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, चंपारण जिले में स्थित है। बात करते हैं नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे आपका आता है प्रयाग, मोस्ट इंपोर्टेंट। नंबर 6 पे आपका क्या आता है? प्रयाग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रयाग कौशाम्बी से इसे अकबर ने मुगल काल के दौरान, कौन से काल के दौरान बेटा? मुगल काल के दौरान अकबर ने इसे ला करके कहां पर लगवा दिया? इलाहाबाद के किले में। कहां पर लगवा दिया? इलाहाबाद के किले में। अब इसके पीछे छोटी सी कहानी भी है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो कि अकबर ने इसे प्रयाग कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में गड़वा दिया, किले में गड़वा दिया। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी कहानी है कि एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ में प्रयाग कौशाम्बी के भ्रमण पर निकले। बादशाह अकबर जो है प्रयाग कौशाम्बी भ्रमण के ऊपर निकले, अपने नवरत्न साथ में थे। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही अकबर साहब कौशाम्बी के जंगल में पहुंचते हैं, ये अकबर हैं, ये कौन है आपके? अकबर हैं। और इसके साथ में इसके नवरत्न थे, ठीक है, जो हमेशा अकबर के साथ में रहते थे, ठीक है। और इन नवरत्नों में से भी सबसे महत्वपूर्ण रत्न आप लोगों को पता है, और सबसे महत्वपूर्ण रत्न कौन? बीरबल। कौन? बीरबल। क्या खतरनाक बातें हुई, अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहले तो समझने का प्रयास करें कि बादशाह अकबर एक बार घूमने के लिए गए, कहां पर? प्रयाग कौशाम्बी। और प्रयाग कौशाम्बी के जब वो जंगलों में पहुंचे, कहां पर पहुंचे? जंगलों में पहुंचे। तो घूमते घूमते उन्होंने देखा कि यहां पर इस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा, सुनहरा सा, इस प्रकार का बहुत ही सुंदर सा खंबा है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। जंगल के बीचों बीच है, जंगल के बीचों बीच है। और यहां पर ध्यान देना बेटा, उन्होंने देखा कि यार ये इतना भव्य जंगल है, इस जंगल में पूरा का पूरा यहां पर, इसी जंगल में यहां इतना सुंदर सा एक स्तंभ लगा हुआ है, बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही क्या है? सुनहरा है, स्तंभ लगा हुआ है। क्या है? स्तंभ लगा हुआ है। किसने देखी ये बात? अकबर ने देखी। और अकबर ने देखा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अकबर जो थे
मध्यकालीन भारत में ऐसे बादशाह थे जो कि अनपढ़ थे। आ गए अकबर अपने नवरत्नों के साथ में। अब मैंने आपके सामने जो तस्वीर बनाई है, इस तस्वीर में आपको जब नवरत्न 9 रत्न दिख रहे हैं या 8 दिख रहे हैं, मुझे ये बताओ कितने दिख रहे हैं? मेरे हिसाब से 8 ही दिख रहे होंगे। कितने दिखाई दे रहे होंगे? 8 ही दिखाई दे रहे होंगे। अकबर बादशाह पहुंचे यहां पर। कौन पहुंचे? अकबर बादशाह यहां पर पहुंचे और बादशाह ने देखा कि बहुत ही सुंदर सा भव्य सा एक पूरा का पूरा खंबा ही है, ये तो है ना, पूरा का पूरा खंबा ही है। और इसके ऊपर कुछ लिखावा भी है। यहां पर इसके ऊपर क्या है? कुछ लिखावा भी है। कितनी लाइनें होगी बताओ, सोचो कितनी लाइनें होंगी बेटा जी? मेरे हिसाब से 6 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि केवल और केवल एकमात्र कौन सा है? दिल्ली टोपरा, जिसके ऊपर पूरी 7 लाइनें मिलती है, बाकी अन्य पर तो 6 लाइनें ही मिलती है। बादशाह ने देखा रहे जंगल के बीचों बीच इस प्रकार की भव्य सुंदर चीज है और इसके ऊपर कुछ लिखावा भी है। तुरंत प्रभाव से अपने नवरत्नों को आवाज दे रहे, नवरत्न कहाँ रह गए तुम लोग भाई, है ना, इधर आओ, देखो इतनी सुंदर चीज है यहां पर, इतनी सुंदर चीज है, बताओ ये क्या लिखावा है? एक तो इसके ऊपर क्या लिखावा है? अब इन नवरत्नों में से देखो, ये मैंने 8 ही बनाए, क्योंकि 9वां जो सबसे खतरनाक वाला आदमी था वो इधर पीछे रह गया था। कुछ आपातकालीन घटनाएं घटित हो गई थी इसके साथ में, है ना, तो इसलिए वो पीछे रह गया था। कौन? बीरबल। कौन रह गया था? बीरबल। अब मैंने आपको कहा ना कि इसके ऊपर कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि इनके तो पढ़ना बस की बात थी क्या? नहीं बात थी। तो इन तुरंत प्रभाव ने इन 8 रत्नों ने कहा, बादशाह हम तो बता ही देंगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आप हर बात में कहते हो ना मेरा बीरबल, मेरा बीरबल, मेरा बीरबल, उससे महान कोई है ही नहीं, वो तो इतना ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। आप पहले अपने बीरबल से पढ़ा करके देखो, फिर हम तो बता देंगे। तो अकबर ने कहा हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा बीरबल तो यूं पढ़ लेगा इसको फटाक से चुटकियों में। अच्छा, कहाँ है बीरबल? तो बीरबल बेचारा, मैंने कहा ना कुछ आपातकालीन स्थितियां हो गई थी, पीछे पीछे भागता, हाथ झटकता झटकता, अरे बीरबल है इधर आके। बीरबल पहुंचा, हाँ जहां पर ना, मेरे लिए आप भी जहां पर नहीं हो। कह रहे बता कि ये इसके ऊपर देख, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहां पर कुछ लाइनें दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद में देखो यहां पर भी कुछ लाइनें लिखी हुई है, यहां पर भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ पढ़ करके बताना। बादशाह का आदेश था। ब्राह्मी लिपि लिखी हुई, इनके बाप के किसी के समझ में नहीं आने वाली, कहां से समझ में आएगी? जब आधुनिक भारत में भी जाकर के 1837 में पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त हुई, तो पढ़ सकते थे क्या? नहीं पढ़ सकते थे। बीरबल ने कहा आज तो फंस गए। पीछे की तरफ देखा तो ये सारे निकम्मे काम हराम कामखोर मंद मंद माफ कीजिएगा, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज तो ठाकुर तो गयो। बीरबल को लगा आज इन्होंने फांस लिया बेटों ने। लेकिन क्योंकि बीरबल हाजिर जवाबी था, उसको समझ में आ गया कि यदि मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं तो इसमें से किसी की औकात नहीं कि वो इसको पढ़ ले। तपाक से जवाब दिया बीरबल ने कि जहां पर ना आपने कैसे गधों की फौज पाल रखी है, कितने मूर्ख लोगों की फौज पाल रखी है जहां पर ना, मुझे बताओ। बादशाह अकबर बड़े हतप्रभु है। अरे क्या हो गया? बादशाह कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, इस पे तो पुराने जमाने की फूल पत्तियां बनाई हुई है, पुराने जमाने की फूल पत्तियां बनाई गई है। क्यों भाइयों?
तो पीछे से 8 ने कहा हाँ हाँ जहाँपना सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब यदि वो कह दे नहीं फूल पत्तियां नहीं लिखी हुई है नहीं है, तो बीरबल उनको कहता लो पढ़ के बताओ, लो पढ़ के बताओ। और पढ़ना उनके तो हिम्मत की बात ही नहीं थी, भैया ब्राह्मी लिपि कहाँ से पढ़ लेते। तो इस प्रकार से जो है हाजिर जवाब। लेकिन बीरबल कहता है जहाँपना ये नीचे वाला जो भाग है ना, देखो अभी भी ये सपाट पड़ा हुआ है, आप कहो तो आपके लिए यहां पर मैं कुछ लिखवा देता हूं, आप कहो तो आपके लिए मैं यहां पर कुछ लिखवा देता हूं। इसीलिए देखो प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर ही बीरबल का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है बेटा, ध्यान रखना, किसका लेख मिलता है, बीरबल का लेख मिलता है, जो कि किसके बारे में लिखवाया गया है, अकबर के बारे में लिखवाया गया है। ये वही प्रयाग प्रशस्ति है जहां ये लाइनें आपको मिलेगी अशोक की, किसकी लाइनें मिलेगी बेटा, अशोक की। इसी पर ये वाला जो भाग है ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, किसकी बेटा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यहां पर है। समुद्रगुप्त के बारे में यहीं पर अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, और यहीं पर बीरबल का लेख है बेटा, किसका लेख है, बीरबल का लेख है, जो कि किसके लिए लिखवाया गया है, अकबर के लिए लिखवाया गया। और बाद में अकबर के बाद में जब शासक बना जहांगीर, कौन शासक बना, जहांगीर जब शासक बना तो जहांगीर ने भी अपने लिए यहां पर कुछ बातें लिखवाई। तो याद रखना कि इसी के ऊपर किसका लेख मिलता है आपको, जहांगीर का लेख भी मिलता है। किसका लेख मिलता है बेटा, जहांगीर का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है, जहांगीर का लेख। इसी के ऊपर किसका लेख मिलता है, बीरबल का लेख। किसका लेख मिलता है बेटा जी, बीरबल का लेख, जो कि अकबर के बारे में लिखा हुआ है। इसी के ऊपर क्या मिलता है, जहांगीर का लेख। अभी भी ये जगह खाली पड़ी है, आप में से दम है किसी में तो कुछ ऐसा कर गुजर जाओ कि यहां पर कुछ लाइनें आपके नाम की हो जाए। और ऐसा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रयाग कौशाम्बी वाले की हमने बात कर ली। ध्यान रखना इसी के ऊपर अशोक की 6 लाइनें मिलती है। कितनी लाइनें बेटा, 6 लाइन्स। अशोक की कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं। अशोक का लेख मिलता है, इसी के ऊपर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। समुद्रगुप्त की क्या बेटा, प्रयाग प्रशस्ति भी इसी के ऊपर मिलती है। और इसी पे याद रखिएगा बेटा कि इसी के ऊपर अकबर का लेख, जो कि बीरबल के द्वारा लिखवाया गया, और इसी के ऊपर जहांगीर का लेख भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आपका प्रयाग प्रशस्ति हो गई। कौन सी हो गई बेटा, प्रयाग प्रशस्ति। ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ से बन जाया करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब कुछ चीजें मुझे नहीं लगता है इसमें लिखने की जरूरत है, लिखवाऊं क्या, हाँ। याद रखना कि इसी पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रशंसा की गई हो, जिसमें प्रशंसा की गई हो वो क्या है, प्रशस्ति है बेटा जी। और फिर इसी में याद रखना कि इसी पर बीरबल का लेख, ठीक है, जो कि किसके लिए लिखा गया है, इसी को बोलते हैं अकबर हेतु, है ना, या अकबर का लेख। और इसी के ऊपर जहांगीर का लेख, किसका, जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है, लेख भी उत्कीर्ण है। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा जी। अब मैं आपको ये मैंने 6 अलग अलग स्थान बता दिए हैं। ठीक है, ये कुछ आपको कहानी भी समझा दी है। ठीक है, और अब ये कुछ आप तस्वीरें देख लीजिए। ये इस प्रकार के हमारे क्या होते थे, स्तंभ लेख होते थे।
ठीक है, कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, स्तंभ लेख हैं। ये प्रयाग वाला जो है वो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है ये। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से आपके क्या होते थे, स्तंभ लेख हैं ये। ठीक है, इलाहाबाद है ना। अब देखिएगा किस प्रकार से इसके ऊपर लिपियां लिखी जाती थी, तो उसका भी मैं नमूना आपके लिए लेके आया हूँ। ये ब्राह्मी लिपि का नमूना है बेटा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि आप लोग यदि इस पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा स्तंभ लेख है। ठीक है, इस स्तंभ के ऊपर ये इस प्रकार से लाइनें आपको लिखी हुई मिलती है, दिख रही है आप लोगों को। ये देखिए है ना, आपको इसमें अक्सर भी आप लोगों को ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से पूरी की पूरी ब्राह्मी लिपि इसके ऊपर आपको उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये इस प्रकार से चीज़ों को लिखा जाता था। अब देखो लग रहा है ना कि जैसे फूल पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी ये ब्राह्मी लिपि का नमूना है बेटा जी, याद रखना। अशोक के जो स्तंभ लेख जो लगाए गए थे उन पर ब्राह्मी लिपि का ये नमूना है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए अब अगली हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो लघु स्तंभ लेखों की हम लोग बातें करेंगे। लघु स्तंभ लेख, देखिए अशोक ने अपनी राजकीय आज्ञाओं को जिन स्तंभों के ऊपर उत्कीर्ण करवाया, ये सारी के सारे स्तंभ लेख लघु स्तंभ लेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लघु स्तंभ लेख। राजकीय आज्ञाएं चाहे संघ भेद रोकने से संबंधित हो, चाहे अशोक के द्वारा राजा के रूप में अपनी प्रजा के लिए कोई जनहित घोषणा की गई हो, ये या फिर किसी नियम का उनके द्वारा पालन करवाना हो, तो ये इस प्रकार की जो राजकीय आज्ञाएं अशोक के द्वारा दी गई थी, ये कौन से लेखों के ऊपर उत्कीर्ण की गई? तो याद रखिएगा कि लघु स्तंभ लेखों के ऊपर ये उत्कीर्ण की गई थी। ये भी ब्राह्मी लिपि में ही है। तो याद रखिएगा कि अशोक की राजकीय राजकीय आज्ञाएं उत्कीर्ण है, आज्ञाएं उत्कीर्ण है। अशोक की राज की आज्ञाएं जिनके ऊपर उत्कीर्ण है वो आपके स्तंभ लेख कौन से हैं बेटा जी? लघु स्तंभ लेख है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली बात हम बात करते हैं, तो कुल मुख्य 5 स्थान हैं इसके, मुख्य रूप से 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी हालांकि है ना, लेकिन मुख्य रूप से 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन पर 1 या 2 लाइन उत्कीर्ण मिलती है। इन पर 1, 2 या 3 है ना, कई जगह 4-5 भी लाइनें मिलती है ना, या ज्यादातर जो है 1, 2, 3 लाइन ही मिलती है। लाइन उत्कीर्ण है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है ना। अब देखो कौन कौन से हैं 5 स्थल, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं आपको। सांची बात बताऊं आपको, सांची बात बताऊं। सांची बात यह है कि आपके जीवन का सार इसमें है कि आप नाथ के चरणों में बैठ जाओ और फिर कौशाम्बी चले जाओ, और कौशाम्बी में आप जो है रुम्मिन रुम्मिन खेलना, रुम्मिन देई है ना, और फिर खेलने के बाद में खाना निगल लेना, तो निगलवा सागर है ना। ये 5 मुख्य स्थल माने जाते हैं। कौन कौन से बेटा जी? देखिए ध्यान से सुनना। सांची बोले तो कहां पर? एमपी में। नंबर 2 सारनाथ बोले तो बेटा जी कहां पर? यूपी में, ध्यान रखना।
नंबर 3 कौशाम्बी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, लघु स्तंभ लेख था वो, ठीक है। कौशाम्बी, कौशाम्बी भी बोले आपको प्रयाग यूपी में, प्रयाग यूपी में। अब इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन तीनों में संघ भेद रोकने की बात कही गई है। संघ भेद रोकने की बात कही गई है। संघ भेद रोकने की बात कही गई है कौन कौन से स्तंभ लेखों में? तो नंबर 1 सांची, नंबर 2 सारनाथ और नंबर 3 कौशाम्बी, ठीक है। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण आपका बन जाता है बेटा जी कौन सा? कौशाम्बी वाला। कौन सा? कौशाम्बी वाले में और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, ध्यान देना बेटा जी। इसी कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की एकमात्र पत्नी, इसी कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एकमात्र पत्नी 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 ही बोले हैं हम, पनौती नहीं बोले हैं, वो एकमात्र पत्नी कौन बेटा? कारुवा की या चारुवा की। तो एकमात्र पत्नी कारुवा की या चारुवा की का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की सबसे प्रिय रानी कारुवा की या चारुवा की। वस्तुतः मैंने आपको बता दिया कि धोबिन हुआ करती थी, प्रेम हुआ, और प्रेम में सब कुछ जायज है, आपको पता है ना। तो इन दोनों ने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। इसके पुत्र का नाम तीवर में आप लोगों को बता चुका। तो ध्यान रखना कि अशोक की एकमात्र पत्नी कारुवा की का उल्लेख कौन से में मिलता है? कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में मिलता है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में अशोक ये बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे भेंट देना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है और भेंट देना चाहता है, तो वो मेरी सबसे प्रिय रानी कारुवाकी को भेंट दे दे। किसको भेंट दे दे? कारुवाकी को। तो याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा जी इसको। इसमें अशोक की एकमात्र पत्नी, अशोक की एकमात्र पत्नी, पत्नी हमेशा ही बड़ी होती है, ध्यान रखना, कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से आपके प्रश्न आपके बनेंगे, नंबर 4। और नंबर 4 आपका बेटा जी है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई, देखो ध्यान रखना, रुम्मिनदेई की यदि हम बात करते हैं तो रुम्मिनदेई में एक तो अशोक की धर्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। रुम्मिनदेई पहली बात तो है कहाँ? नेपाल का तराई क्षेत्र, नेपाल का तराई क्षेत्र। और इसी नेपाल के तराई क्षेत्र में क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो वही उसके पास का जो क्षेत्र है वर्तमान लुम्बिनी, रुम्मिनदेई है ना, वर्तमान में ये रुम्मिनदेई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहां पर लगाया गया है ये, ठीक है। आगे बात समझ में, भगवान बुद्ध का वहीं पर जन्म हुआ था, तो इसलिए वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण अशोक के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण स्थल था अपने जीवन का।
तो इसलिए वहां उसने एक स्तंभ लेख लगवाया। तो इसमें एक तो अशोक की लुम्बिनी धर्म यात्रा का उल्लेख मिलता है, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा का उल्लेख मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा जी, क्या बात याद रखना है कि लुम्बिनी को धर्म कर से मुक्त घोषित कर दिया गया। इसी यात्रा के दौरान किसके द्वारा घोषित किया गया था? अशोक के द्वारा। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या कि भूमि कर को 1/4 से घटा करके 1/8 कर दिया गया। ये बात मैं आपको बता चुका वस्तुतः, और इसका मतलब ये हुआ कि मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख आपका कौन सा है? रुम्मिनदेही अभिलेख है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, क्या कि अशोक की लुम्बिनी ग्राम की यात्रा का उल्लेख है। ठीक है, याद करना, याद रखना कि लुम्बिनी ग्राम की यात्रा का उल्लेख मिलता है तथा लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त करने का उल्लेख, धार्मिक कर से मुक्त करने की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट बात कि भूमि कर को घटाकर 1/4 से 1/8 करने का उल्लेख है। नेक्स्ट बात कि एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है, एकमात्र अभिलेख है जो मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देता है। कर व्यवस्था की जानकारी देता है। अब देखो इसमें एक बात और विशेष बेटा याद रखना, मैं हालांकि बता चुका, फिर भी आपको रिकॉल करवा रहा हूं। मैंने आपको कहा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की क्या की थी? यात्रा की थी। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी। लास्ट आज की क्लास का अंतिम नंबर 5, निगलवी सागर। निगलवी सागर या निगली सागर, निगली सागर है ना, एक ही बात है। ये भी ठीक वैसे ही, कैसे? रुम्मिनदेही की जैसे ही नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, नेपाल के तराई क्षेत्र से प्राप्त है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की इसमें कनक मुनि स्तूप के संवर्धन का आदेश दिया गया है। ठीक है, कनक मुनि स्तूप। ठीक है, और ये अपने राज्याभिषेक के कौन से 14वें वर्ष, बेटा याद रखना, राज्याभिषेक के चलो ठीक है। तो ये बातें हमने कर ली लघु स्तंभ लेखों से। ठीक है, एक या दो क्लास आपकी और इसमें बनने की संभावना है, जहां हम थोड़ी सी बातें करेंगे राजप्रसाद के बारे में, कुछ स्तूप मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, अब ये इतना ही, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं तो थोड़ा डिटेल में करवा दिया। कौन कौन से स्तंभ लेखों पर कौन कौन सी पशु मूर्ति मिलती है, जैसे हम सारनाथ की बात करेंगे 4 शहर है, संकिसा की बात करेंगे हाथी का उल्लेख करेंगे, सांची की बात करेंगे 4 शहर है, लोरिया नंदनगढ़ बिहार से 2 मिलते हैं, एक पे शेर मिलता है, दूसरे पे मोती चुगते हुए हंस का अंकन है। रामपुरवा से भी 2 मिलते हैं, एक पे शेर का अंकन है, एक पे बेल वृषभ है। वैशाली से एक सिंह मिलता है। लोरिया अर्राज जो कि टूटा हुआ है लेकिन उसके ऊपर गरुड़ का अंकन, इस प्रकार का जो है उल्लेख मिलता है। सारनाथ स्तंभ लेख की कुछ विशेष बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ये है। खैर, तो ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली कक्षा में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और स्वस्थ मानसिकता के साथ में पढ़ें। ठीक है, ईश्वर इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को दे। आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।